हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड होंगे। जैसा कि कल ही हमने आपको सिलेबस बताया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसमें कई सारे स्थल रहे जो अलग अलग राज्यों में स्थित है। तो उसी में पूछा जा रहा है जो धौलावीरा है ये कहाँ स्थित है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य। और अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो भी हमारा धौलावीरा ही सही होगा। उसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा, जो कालीबंगा हड़प्पा स्थल है ये आपका स्थित है राजस्थान में। उसके अलावा गुजरात में धौलावीरा के अलावा जो लोथल है ये भी एक हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड निम्न में से सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है। तो देखिए, जो हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो उसमें 4 वेदों की बात की गई है और चारों आपको सामने दिए हुए हैं। लेकिन इसमें आपको बताना है जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर बात की जाए सबसे नए वेद की, किस वेद को सबसे नया वेद माना जाता है, तो वो है अथर्ववेद। उसके अलावा संगीत की बात किस वेद में की गई है, तो वो है हमारा सामवेद। उसके अलावा यज्ञ यानी जो भी हमारे यज्ञ आदि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस वेद में दी गई हैं, ये दी गई हैं यजुर्वेद में। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी। तो एक प्रकार की पद्धति थी इक्ता प्रणाली। बेसिकली इक्ता का जो मतलब होता है वो होता है ज़मीन का टुकड़ा। तो इस यहाँ पर बात की जा रही है इस प्रणाली को किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक है और गुलाम वंश से रिलेटेड है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन रहा और उसी में एक था गुलाम वंश, जो कि सबसे पहला वंश था और इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश और उसी के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें सैनिकों को ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। उसके अलावा जो गुलाम वंश का शासन रहा, उसमें जो अगला शासक रहा वो यहाँ पर रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन का शासन रहा। और अकबर रिलेटेड है मुगल काल से, यानी मुगल शासक है अकबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनको महात्मा गांधी कहा जाता है क्योंकि महात्मा की जो उपाधि है वो इनको दी गई थी। तो वही आपसे पूछा गया है किसके द्वारा दी गई थी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, कई सारे आंदोलन हमारी स्वतंत्रता के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए, उसी में एक था असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1920 यानी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके अलावा बात करें अगर हम 1919 की, तो यहाँ पर 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये इसका भी सन आपको याद रखना है, 1919 यानी 1919 में। उसके अलावा 1922 में एक घटना हुई थी, यानी चौरी चौरा कांड यहाँ पर हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के निर्माण में कई सारी समितियां बनी, जिनमें संचालन समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति। तो उसी में जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। और संविधान निर्माण में इनका काफ़ी योगदान रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है BR अम्बेडकर का ही रहा है। तो यही जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो अलग अलग समितियां थीं उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, संविधान के कई सारे स्रोत हैं, यानी अलग अलग चीज़ों को हमने
अलग अलग देशों के संविधान से एडॉप्ट किया है। तो उसी में यहाँ पर बात की जा रही है समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की, यानी समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वैसे अलग अलग कुछ जो विषय होते हैं वो केंद्र की सूची में आते हैं, कुछ जो विषय हैं वो राज्य की सूची में आते हैं, लेकिन कुछ विषय होते हैं जो दोनों सूचियों में आते हैं, उन्हें ही हम समवर्ती सूची में रखते हैं। और इसका प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान। उसके अलावा आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो आपसे पूछा जा रहा है जब शुरुआत में यानी मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो कितने दिए गए थे। तो अगर हम बात करें मूल संविधान की तो उनकी संख्या थी 7। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मूल संविधान के बारे में, यानी मूल संविधान में संख्या कितनी थी, तो वो थी 7। और बात करें अगर हम वर्तमान की, तो वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, यानी जो 6 मूल अधिकार हैं वो हमको दिए गए हैं। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। तो इसीलिए एक की यहाँ पर कमी हो गई और वर्तमान में 6 अधिकार हमको दिए गए हैं। और जो मूल अधिकार हैं इनका जो वर्णन है वो भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा। यानी संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और ये जो मूल अधिकार हैं ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को एडॉप्ट किया गया है। तो ये जो अदर इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो भी हमने आपको बताई, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए महाभियोग यानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में, यानी 61 में, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख दिया हुआ है किस प्रकार से इस प्रक्रिया को किया जाना है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया को किया जाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यानी बात करें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें मूल संविधान में, यानी जब शुरुआत में ही इनकी जो संख्या थी वो 7 हुआ करती थी, मुख्य न्यायाधीश को भी सम्मिलित करते हुए। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है 34। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी शामिल हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 जो न्यायाधीश हैं वो यहाँ पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में हैं। तो इनकी जो संख्या है वो आपको याद रखनी है 34, क्योंकि समय समय पर जो इनकी संख्या है वो बढ़ाई जाती रही है। और वर्तमान में इनकी संख्या 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जैसा कि हमने आपको सिलेबस डिस्कशन के दौरान बताया भी था कि वहाँ पर नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो 90% जो स्टूडेंट हैं वो इसमें ऑप्शन टिक करेंगे यमुना, लेकिन वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में। 2 वर्ड आपको याद रखना है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस है। जब बात की जाए लॉन्गेस्ट की यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की, तब आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा यमुना। लेकिन जब आप से यहाँ पर पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम से, यानी कि जितना ज़्यादा जल किस नदी में है जो सहायक नदी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा घाघरा रिवर। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में, तब वहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा यमुना रिवर। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो है घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और ये आपको गुजरात के जो आसपास वाला एरिया है, यानी जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, वहाँ पर ये जो मिट्टी है काली मिट्टी वो वहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय वन से रिलेटेड इंडियन फॉरेस्ट जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो वन अनुसंधान केंद्र है ये आपका स्थित है देहरादून में, और इसी के द्वारा हर 2 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनावरण है और किस राज्य में सबसे कम वन है और किस प्रकार से ग्रोथ हुई है। तो उसी पर ये नज़र रखता है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो कि देहरादून में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खेतड़ी खान का संबंध किस खनिज से है। देखिए खनिज पदार्थों से रिलेटेड कई सारी माइंस हैं, अलग अलग माइंस हैं। तो जो खेतड़ी खान है इसका संबंध जो जिस खनिज से है वो है आपका तांबा, यानी जिसे हम कॉपर। तो ये एक कॉपर माइंस है खेतड़ी खान, और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपकी राजस्थान में। तो ये राजस्थान में स्थित माइंस है जो कि फेमस है किसके लिए, कॉपर के लिए फेमस है खेतड़ी खान। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये बन जाता है क्योंकि हम यहाँ पर अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो भी हमारा गलत ही साबित हो सकता है। तो ध्यान से इसको देखना है। तो ये जो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखिए आपसे अगर स्टेट पूछा जाता है तो वो हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हम जो जनगणना के जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं वो हम काफ़ी याद रखते हैं, मेन जो पॉइंट है उसमें वो तो हम याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी पर्टिकुलर हमको एक डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए कई लोग ये अनुमान लगाएंगे कि अगर हम बात करें स्टेट में, देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल राज्य की। स्टेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो है केरल की। उसके अलावा ओवरऑल भारत की अगर हम साक्षरता की बात करें तो वो है 74%। तो यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि जब केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है तो जो यहाँ पर आंसर होगा वो केरल का ही जिला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एर्नाकुलम अगर ऑप्शन टिक करते हैं तो आप यहाँ पर निगेटिव मार्क्स प्राप्त करेंगे, ना कि पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शेरछिप। तो जो शेरछिप जिला है ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, यानी इस जिले की साक्षरता 98% है। तो 98% साक्षरता का ये जिला है शेरछिप जिला, और इसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा बात करें अगर हम सबसे कम साक्षरता की, तो सबसे कम साक्षरता का जो राज्य है वो है बिहार राज्य। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, और ओवरऑल 74% साक्षरता है पूरे भारत की। तो देखिए कई सारे पॉइंट हैं, अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हम 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा वो किसका विकास करना था। यानी जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया तो उसमें यहाँ पर किसके विकास के लिए बात की गई, तो वो था कृषि। यानी कृषि के विकास के लिए जो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वो था कृषि का विकास करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का विकास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो आपको बताना है जो भारत में हरित क्रांति लाई गई उसका जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम N बोरलाग की, तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ फिर आप ऑप्शन सही होगा N बोरलाग। लेकिन जब अगर बात की जाए भारत की तो वहाँ पर ऑप्शन सही होगा MS स्वामीनाथन। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। उसके अलावा श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है वर्गीस कुरियन को।
तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति और उसी से संबंधित है वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए नाबार्ड एक प्रकार की बैंक है जो कि कृषि संबंधी लोन आदि देती है। तो ये एक अलग शाखा बनाई गई, एक अलग बैंक की स्थापना की गई जिससे जो भी यानी कृषक हैं, जो किसान हैं, वो अच्छी तरीके से लोन ले सकें और काफ़ी ज़्यादा जो फसलों का उत्पादन है वो यहाँ पर कर सकें। तो इसकी जो स्थापना है वो 1982 में इसकी स्थापना की गई नाबार्ड बैंक की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिए जो फर्स्ट औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा की गई थी 1948 में। तो 1948 में इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है। तो देखिए जीएसटी से संबंधित गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसका फुल फॉर्म होता है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं हमारे पीटी एग्जाम में। तो सबसे पहला ही बेसिक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है। देखिए बात की जाए अगर जीएसटी नंबर की तो ये आपका 15 अंक का होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम आधार कार्ड की, तो आप सभी लोग जानते हैं सभी के पास आधार कार्ड है, उसमें हमारे 12 डिजिट होते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम पैन कार्ड की तो उसमें हमारे 10 डिजिट होते हैं। उसी प्रकार से जीएसटी नंबर में 15 डिजिट यानी 15 डिजिट का ये नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है आँखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है किसके द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पुतली। तो पुतली के द्वारा ही यहाँ पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है, यानी कौन लाइट का कंडक्टर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी का। और कॉपर के वायर भी आप देखते हैं तो कॉपर तो उसका सुचालक है ही। उसके अलावा ग्रेफाइट भी बिजली का एक सुचालक है। यहाँ पर सही आंसर होगा ब्रोमीन। तो यानी जो नॉन मेटल होती हैं उनको एक कुचालक माना जाता है बिजली का। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर बिजली का सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है जे थॉमसन को नोबेल किसकी खोज के लिए दिया गया था, यानी जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी वैज्ञानिक जे थॉमसन के द्वारा और इसी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा जो प्रोटॉन की खोज है और न्यूट्रॉन की खोज है, यहाँ पर प्रोटॉन की जो खोज है ये की गई थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी किस चीज़ में जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोयाबीन। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर हम बात करें जो हमारी अदर थिंग्स दी हुई हैं यानी सेब, गेहूँ, मूंगफली की तुलना में अगर हम बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अंकुरित सोयाबीन है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जो मसल्स आदि बनाते हैं, जिम आदि ज्वाइन करते हैं, तो सोयाबीन उनके लिए काफ़ी यहाँ पर फ़ायदेमंद होती है। अगला क्वेश्चन है पौधे के विभिन्न भाग में भोजन कौन पहुँचाता है, यानी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुँचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है फ्लोएम। और अगर बात की जाए जल की, यानी पौधे में जल को पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जाता है जाइलम के द्वारा। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ऊतक हैं, यानी पादप ऊतक हैं जिनके द्वारा भोजन और जल का संवहन पेड़ पौधों में किया जाता है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम है वो यहाँ पर भोजन को पहुँचाता है पौधे के विभिन्न भागों में। अगला क्वेश्चन है भवई कहाँ का पारंपरिक नृत्य है। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है जो भवई डांस फॉर्म है ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात राज्य में ही किया जाने वाला डांस फॉर्म है भवई नृत्य। और ये राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है, यानी कॉमन है गुजरात और राजस्थान में, लेकिन राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो गुजरात हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए जो भवई डांस फॉर्म है ये गुजरात से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सीजर कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए जो सीजर कप है ये हमारा रिलेटेड है फुटबॉल से। तो फुटबॉल से संबंधित ये
कप है, यानी जो ट्रॉफी से रिलेटेड है, कुछ कप से रिलेटेड है क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी सेना के क्षेत्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च किसे माना जाता है। तो देखिए, सबसे सर्वोच्च माना जाता है परमवीर चक्र को, जो कि युद्ध के समय दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम बात करें जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, हमारे सेना पुरस्कार हैं, तो ये बेसिकली 6 पुरस्कार मेन यहाँ पर होते हैं और सभी के बारे में हम आपको संक्षेप में यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, परमवीर चक्र होता है, फिर होता है हमारा महावीर चक्र, उसके अलावा वीर चक्र, और फिर यहाँ पर आता है अशोक चक्र, और फिर आता है हमारा कीर्ति चक्र, और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये 6 जो हमारे मेन अवार्ड्स होते हैं सेना से रिलेटेड, और इसमें परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है सेना के क्षेत्र में सैन्य सेवाओं के लिए। तो ये जो 3 पुरस्कार हैं, ये हमारे दिए जाते हैं युद्ध के समय वीरता के लिए, यानी जब युद्ध चल रहा हो, जैसा कि हमने देखा कारगिल वार के दौरान या इंडो चाइना वार के दौरान, वहाँ पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए, यानी जिन सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, उनको इन सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आपने सुना भी होगा, जो परमवीर चक्र से, जैसे हमारे एक वीर सैनिक थे विक्रम बत्रा, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से ये जो पुरस्कार हैं, ये हमारे युद्ध के समय दिए जाने वाले प्राइज हैं, और ये जो 3 अवार्ड्स हैं, ये भी वीरता के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन ये शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाले प्राइज हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो वर्ल्ड अर्थ डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। उसके अलावा जो विश्व जल दिवस है, ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है, और 16 सितंबर को भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, जो कि है ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं। वैसे अब तो क्रिकेटर नहीं है, लेकिन क्रिकेटर हुआ करते थे। तो इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये जो बुक है सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और ये जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से रिलेटेड ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।